गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो सीरीज जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक पॉपुलर नॉवेल द शैडो लाइन्स इज़ रिटन बाय अमिताभ घोष। यह नॉवेल यूजी पीजी लेवल कोर्स, यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स के कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद एनालिसिस को जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। The novel The Shadow Lines was written in 1988 and published in 2005 by अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई, 1988 में लिखी गई और 2005 में पब्लिश होती है यह नॉवेल। He has given importance to nationalism in this novel. The novelist focuses on the themes of diaspora, nationality, internationality, cultural and historical self-determination. It is a sweeping history of two families, one Indian and the other English. Two families, one Indian and second English family, that are deeply shaped by events following the departure of the British from India in 1947. It is important point. He has given importance to nationalism in this novel. उन्होंने इस उपन्यास में राष्ट्रवाद को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। उपन्यासकार जो अमिताभ घोष हैं प्रवासी राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आत्मनिर्णय के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दो परिवारों, एक तो भारतीय और दूसरा अंग्रेज परिवार है। इन दोनों परिवारों का व्यापक इतिहास है जो 1947 में अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद की घटनाओं से गहराई से प्रभावित होती है। The narrator, Indian born and English educated, traces events back and forth in time, from the outbreak of World War II to the late 20th century, through years of Bengali partition and violence, observing the ways in which political events invade private lives. भारतीय मूल के और अंग्रेजी शिक्षित कथाकार द्वितीय विश्व युद्ध के फैसले से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक बंगाली विभाजन और हिंसा के वर्षों के माध्यम से समय में आगे और पीछे की घटनाओं का पता लगाते हैं। यह देखते हैं कि कैसे राजनीतिक घटनाएं जीवन पर प्रकाश डालती हैं या किस तरीके से निजी जीवन पर आक्रमण कर देती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द मेजर थीम ऑफ दिस नॉवेल इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीडम। इस उपन्यास का मुख्य विषय स्वतंत्रता की अवधारणा को समझना है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीडम। द नॉवेल वीव्स टुगेदर द आइडिया ऑफ फ्रीडम जक्सटापोजिंग पास्ट एंड प्रेजेंट, द पर्सनल एंड द पब्लिक, द सोशल एंड द पॉलिटिकल। उपन्यास अतीत यानी पास्ट टाइम के और वर्तमान प्रेजेंट टाइम को व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप में और उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक को एक साथ जोड़ते हुए स्वतंत्रता के विचार को एक साथ बुनते हैं। रेंजिंग अक्रॉस 3 generations and moving between two contrasting cultures and the narrative provides a penetrating study of freedom as an important all-pervading forces. 3 generations, ranging across 3 generations, तो 3 पीढ़ियों में फैली हुई ये दो विपरीत संस्कृतियों के बीच चलती हुई कथा एक जो कहानी है महत्वपूर्ण सर्वव्यापी शक्ति के रूप में स्वतंत्रता का गहन अध्ययन प्रदान करती है। ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्रता का अध्ययन करती हुई दिखती है। द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज सिम्बॉलिक ऑफ बैरियर्स एंड पार्टीशन। इंडिविजुअल्स स्टैंड डिवाइडेड एज डू फैमिलीज, नेशंस एंड कंट्रीज। उपन्यास का शीर्षक बाधाओं और विभाजनों का प्रतीक लगता है, सिंबल ऑफ बैरियर्स एंड पार्टीशन। और यही व्यक्ति विभाजित है जैसे परिवार, राष्ट्र और देश विभाजित हो जाता है। एज टू फैमिलीज, नेशंस एंड कंट्रीज। घोष subtly suggests that shadow lines divide, tear, embitter human beings. This artistically leads to the sudden revelation or joy, an epiphany experienced by the narrator towards the end of the novel.
घोष सूक्ष्म रूप से सुझाव देते हैं कि छाया रेखाओं के रूप में, शेडो लाइन्स के रूप में जो नॉवेल लिखी है, विवाह मनुष्यों को विभाजित कर देती है, पूरी तरह से विभाजित करती है, आत्म तरीके से विभाजित करती है और समाज से भी विभाजित करती है और देश से भी विभाजित करती है, यहाँ तक कि अपने मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भी विभाजित करती है, फाड़ देती है, कटु बनाती है। और यह कलात्मक रूप से उपन्यास के अंत में कथाकार द्वारा अनुभव किए गए अचानक रहस्योद्घाटन का आनंद की ओर भी ले जाती है। नैरेटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवेल में एपिफेनी एक्सपीरियंस्ड तरीके से ले जाती है। एपिफेनी मीन्स आनंद की ओर ले जाना। It is a novel with a message and a philosophy. This is unfolded in an intricately and colorfully woven piece of tapestry by a sensitivity and skillful artisan. यह उपन्यास स्वदेशी आंदोलन बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय के एक मैसेज यानी संदेश देने वाला उपन्यास बोला जाता है। एक संवेदनशील और कुशल कारीगर द्वारा जटिल और रंगीन रूप से बुने हुए बड़े बड़े पर्दों के टुकड़ों के रूप में सामने नजर आता है। मीन्स एक मिरर यानी दर्पण, समाज का दर्पण दिखाया जाता है। द नॉवेल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड communal riots of 1963-1964 in Dhaka and Calcutta. यह उपन्यास स्वदेशी आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का विभाजन और ढाका तथा कलकत्ता में 1963-64 के सांप्रदायिक दंगों जैसी घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पर फोकस डालता है। ये नॉवेल दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें गोइंग अवे और कमिंग होम दो भाग हैं, विभाजित की गई है। ये नॉवेल कलकत्ता में पढ़े बड़े एक युवा लड़के के जीवन का अनुसरण करता है, जिसकी शिक्षा दिल्ली में होती है और फिर लंदन में उसके अनुभवों का अनुसरण करता है। इसलिए सेटिंग दो है, दो जगह बनेगी, एक दिल्ली बनेगी मिस दिल्ली और उसके बाद एक लंदन। उनका परिवार दत्ता चौधरी और लंदन में प्राइस परिवार अपने अपने पूर्वजों न्यायमूर्ति दत्ता चौधरी और लियोनेल ट्रेसा वसीन के बीच दोस्ती से जुड़े हुए होते हैं। कहानीकार जो कहानी बताता है अपने चचेरे भाई त्रिदिव को उसके ज़बरदस्त ज्ञान और घटनाओं और स्थानों के उसके दृष्टिकोण के कारण बहुत पसंद करता है। थम्मा सोचती है कि त्रिदिव उस प्रकार का व्यक्ति है जो अपना जीवन बेकार के भोग में बर्बाद करने के लिए दृढ़ है, जो अपना कैरियर बनाने के लिए अपने ही परिवार संबंधों का उपयोग करने से इनकार कर देता है। इस स्टोरी का जो नैरेटर है वो प्रोटैगनिस्ट है और नैरेटर ही प्रोटैगनिस्ट है। नैरेटर को त्रिदिव उसके ज़बरदस्त ज्ञान के बारे में जब अपने चचेरे भाई के बारे में बताता है, अपनी दादी के विपरीत कथावाचक को जो कहानी कहने वाला नैरेटर उसको त्रिदिव को सुनना पसंद करता है। नैरेटर के लिए त्रिदिव की जो विद्या है तथ्यों और आंकड़ों के संग्रह से बहुत अलग है। नैरेटर एला के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जो भावनाएं निष्क्रिय हैं, वह उनके बीच मौजूद रिश्ते को खोने के डर से कभी भी अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त नहीं करता। उसे उस पर तरस आता है, लेकिन वह तुरंत उसे छोड़कर प्राइस परिवार का बेटा और वह अपनी जिससे वह बाद में शादी करती है के साथ चली जाती है। थम्मा एला को पसंद नहीं करती है। थम्मा कौन होती है आगे हम कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। थम्मा एला को पसंद नहीं करते हुए लगातार कथावाचक यानी कि जो कहानीकार होता है, नैरेटर होता है, उससे पूछती है तुम हमेशा उसके पक्ष में क्यों बोलते हो। थम्मा का अतीत भयानक रहा है और वह अपने परिवार को फिर से एकजुट करना चाहती है। यही थम्मा है जिसने अपने परिवार को टूटते हुए देखा, अपने देश को, अपने समाज को टूटते हुए देखा था। अब वह चाहती है कि उसका परिवार एकजुट हो जाए और अपने चाचा को वापस लाने के लिए ढाका जाती है। त्रिदिव मई से प्रेम करता है और ढाका में 1963-64 के सांप्रदायिक दंगों में भीड़ से उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। इस नॉवेल के जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट नैरेटर है द प्रोटैगनिस्ट इज़ अ मिडिल क्लास बॉय हु ग्रोज अप इन मिडिल क्लास फैमिली। त्रिदिव द एनिग्मेटिक कजन ऑफ द नैरेटर। नैरेटर जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो कहानी बताता है, उसका चचेरा भाई होता है। त्रिदिव इज़ द सन ऑफ द नैरेटर्स ग्रेट ऑन्ट माया देवी।
He enjoys telling tales to the narrator and other local boys in Calcutta. He is in love with Mai Tridib, who tried to teach the narrator to use his imagination with precision, meets his death because of the violence of nationalism. Ironically enough, he is trying to guard his friend, the English girl, from blind Hindu-Muslim hatred. त्रिदेव चचेरा भाई होता है नरेटर का, और उसे कथावाचक यानी जो कहानीकार होता है नरेटर, और कलकत्ता के बीच अन्य स्थानीय लड़कों की कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है। वह मई से प्रेम करता है त्रिदेव, जिसने कथावाचक को अपनी कल्पना का सटीकता से उपयोग करना सिखाने की कोशिश की थी। वह राष्ट्रवाद की हिंसा के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। वह अपनी दोस्त अंग्रेज लड़की को अंध हिंदू मुस्लिम घृणा से बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बचा नहीं पाता, खुद को नहीं बचा पाता और मारा जाता है। कैरेक्टर है थम्मा, द नरेटर्स ग्रैंड मदर। सी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ ए गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। सी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट, disciplined, hard-working, mentally strong and patient lady. She is the one who wants to bring her uncle Jetha Moshai to India to live with her, eventually leading to his and Tridib death by a mob in Dhaka. नरेटर की दादी होती हैं। वह कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल की प्रधानाध्यापक क्या होती हैं, हेड मिस्ट्रेस होती हैं, और वह बहुत ही सख्त, अनुशासित, मेहनती, मानसिक रूप से मजबूत और धैर्यवान महिला होती हैं। वह वही हैं जो अपने चाचा जेठ मोशाय को अपने साथ रहने के लिए भारत लाना चाहती हैं, जिसके कारण अंततः ढाका में भीड़ द्वारा उसके और त्रिदीप की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इला। She is the narrator's cousin who lives in Stokesbell, London. The narrator is in love with her, but she marries Nick. इला वह नरेटर की चचेरी बहन है जो स्टॉकबेल में लंदन में रहती है। नरेटर उससे प्रेम करता है, लेकिन वह निक से शादी कर लेती है। मई, she is the Price family daughter. She is in love with Tridib and blames herself for his death. मई वह प्राइस परिवार की बेटी है, त्रिदीप से बहुत ही प्रेम करती है और उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। निक, ही इज़ द प्राइस फैमिली सन, distinguishable by his long blonde hair. He wants to work in the futures industry. He marries Ella during the course of the novel, but it is later found that he is allegedly having an affair. He worked in Kuwait for a brief period of time but quit his job. प्राइस परिवार का बेटा होता है जो लंबे सुनहरे बालों का पहचाना जाता है और फ्यूचर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। उपन्यास के दौरान वह इला से शादी करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका कथित तौर पर किसी और से प्रेम संबंध है। उसने कुछ समय के लिए कुवैत में काम किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। माया देवी, सी इज़ द नरेटर्स ग्रैंड मदर्स यंगर सिस्टर एंड त्रिदीप्स मदर। वह कथावाचक की जो कहानीकार नरेटर होता है उसकी दादी की छोटी बहन होती है जो त्रिदीप की माँ होती है। द नोबेल अर्नड घोष द 1989 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश बाय द साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। द नोवेल वॉज ट्रांसलेटेड बाय शालिनी टोपीवाला इंटू गुजराती इन 1998 में। गुजराती लैंग्वेज में शालिनी टोपीवाला ने ट्रांसलेट की थी इस नावल को। इट इज़ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, बहुत ही ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल भी है। इट इज़ द फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी एंड वियर्स अनडिनाएबल ट्रेसेस ऑफ द ऑथर्स ओन लाइफ। और यह काल्पनिक आत्मकथा है और इसमें लेखक के जो अपने जीवन के निर्विवाद निशान के रूप में दिखाया गया है। अनडिनाएबल ट्रेसेस ऑफ द ऑथर्स ओन लाइफ। ए नोवेल
अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई 1947 में अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद की घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर के लिखी गई। इसकी जो मेन सेटिंग है वो 3 जगह रखी गई है। कलकत्ता जो इंडिया में है, ढाका जो ईस्ट पाकिस्तान है जो अब बंगाल देश के रूप में बोला जाता है, और लंदन जो इंग्लैंड में है। और अंग्रेजी शिक्षित इंग्लिश पढ़ने वाला जो इसमें नरेटर है वो खुद को नरेट करता है, बताता है और तिब्बत के बारे में भी बताता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक बंगाली विभाजन को और हिंसा के माध्यम से पूरी तरह से उन घटनाओं को सेम टू सेम उन घटनाओं को वर्णित करता है जो घटनाएं सांप्रदायिक दंगों में घटित हुई थीं। जो नॉवलिस्ट हैं प्रवासी, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आत्मनिर्णय के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।